जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग काइनेमेटिक्स के 2017 के ऑल वेरिएंट्स के क्वेश्चंस जो सिर्फ काइनेमेटिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये हमारे पास आईजी के पेपर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। बेटा ये वाला जो पेपर है हमारा 0625 और पेपर है हमारा 41 और समर मई जून एंड वी हैव 2017। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का पेपर 42 और पेपर 43, ठीक है। और मई जून प्लस अक्टूबर नवंबर ऑल वेरिएंट्स करेंगे 2017 के। तो बेटा सामने आपको नज़र आ रहा है फिगर 1.1 इज़ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एन आइस स्केटर। उसके बाद देखिएगा बेटा, आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ के बाद आपने करना क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय डिसेलरेशन। बेटा डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ना, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। उसके बाद जनाब बी पार्ट आप लोगों के सामने है, यूज़ फिगर 1.1 टू डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टाइम्स 3 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। बेटा 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड्स तक हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमें अच्छे तरीके से बेटा एक बात पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना मिड में बेटा, ये आपका 3 सेकेंड्स है और 6 सेकेंड्स तो पहले से लेबल्ड है। तो बेटा 6 सेकेंड से स्ट्रेट ऊपर आप एक लाइन बना लो, स्ट्रेट इस पोजीशन के ऊपर। ये ऑलमोस्ट बेटा इस जगह पे आ रहा है, यहाँ से वाई एक्सिस की लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी, जैसे ही मैं सामने लेके जा रहा हूँ आपके, ठीक है बेटा। और ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 5, ओके। उसके बाद बेटा ये 3 सेकेंड से आप अगर स्ट्रेट चले जाते हो, बेटा दोबारा सुन लें, 3 सेकेंड से अगर आप लोग स्ट्रेट जा रहे हो, जैसे मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम, क्योंकि विदाउट स्केल विदाउट पेपर काफ़ी मुश्किल होती है। तो बेटा यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये वाली स्पीड जो है आपके पास वाई एक्सिस पे क्या आएगी, ठीक है। तो जनाब ये स्पीड आपके पास होगी ऑलमोस्ट 11 होगी, मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा देखिएगा, आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला पोर्शन जितना भी है आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे वाला ये जितना भी पोर्शन है बेटा आपके पास, ये वाला क्या बन रहा है आपके पास, रेक्टेंगल। तो आप क्या करोगे, पहले सेपरेटली रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लोगे। बेटा रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए अब आप देखो व्हाट इज़ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा 6 सेकेंड्स में से 3 सेकेंड्स को माइनस कर दो, यू विल गेट 3, ठीक है। 6 में से 3 को माइनस कर दो, यू विल गेट 3। और बेटा हाइट कितनी है इसकी, 5। तो इसका मतलब हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल्स टू 15 मीटर्स। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। लेकिन बेटा आप लोगों के पास तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी चाहिए ना आपको, तो इसके लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ विजिबल है यहाँ पे, यस, हाफ इंटू बेस। बेटा बेस कितनी होगी, देखो जितनी रेक्टेंगल की बेस थी ना, 6 में से 3 को माइनस किया 3, यहाँ पे भी बेस इसकी 3 ही होगी। सो बेस आपकी है 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी होगी बेटा, 11 में से 5 को माइनस कर दो, यू विल गेट 6। और बेटा इसको सोल्व करने के बाद 2 1s are 2, 2 3s are 6, यू विल गेट 9 मीटर्स, ठीक है। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या आ रहा है, 9 मीटर्स, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ रहा है, 15 मीटर्स। इन दोनों एरियाज़ को अब आप ऐड कर दो, 9 मीटर प्लस 15 मीटर, यू विल गेट 24 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द बेटा 9 मीटर प्लस 15 मीटर इज इक्वल्स टू 24 मीटर फ्रॉम 3 सेकेंड्स टिल 6 सेकेंड्स, ओके। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट हो गया भाई जो अभी हमने किया 24 मीटर वाला, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं द डिसेलरेशन, बेटा द डिसेलरेशन बिटवीन द टाइम्स t इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स एंड t इज़ इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। हमने बेटा 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड्स तक डिसेलरेशन बताना है।
तो इट्स वेरी सिंपल, 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड्स तक। अब बेटा एक चीज़ देखिएगा, आपके पास मैं हाईलाइट कर दूं पॉइंट्स आपको, इस हाइलाइटर से करता हूँ। बेटा 3 सेकेंड्स आपके यहाँ पे थे और 6 सेकेंड्स आपके यहाँ पे थे, आप देख भी सकते हो ये अलाइंड है लाइंस, ठीक है। तो बेटा हमने स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, हमने डिसेलरेशन बताना है, मतलब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। बेटा इस पॉइंट को आप लोग मान लो, इस पॉइंट को आप लोग सपोज कर लो x1 y1। तो बेटा x1 क्या होगा इस a पॉइंट के ऊपर, बेटा x1 क्या होगा आपके पास 3 और बेटा y1 क्या होगा आपके पास 11, ठीक है, x1 y1। और बेटा सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को, ये जो 6 सेकेंड्स पे पॉइंट आ रहा है, दिस इज़ द पॉइंट B, इस B को आप सपोज कर लो x2 y2। तो x2 क्या आएगा आपके पास 6 और बेटा y2 क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, दिस इज़ द 5 आ गया y2, ठीक है। अब बेटा आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे है x1 y1 और यहाँ पे है आपके पास x2 y2। बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब बेसिक कैलकुलेशन है, 11 में से 5 माइनस कर दोगे 6 डिवाइडेड बाय 6 में से 3 माइनस कर दोगे बेटा आपके पास आ जाएगा 3। सो यू विल गेट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। डिसेलरेशन ही होगा ऑब्वियसली, ये नेगेटिव साइन बता रहा है हमें। सो बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसेलरेशन। सो एरिया आया, सॉरी बेटा डिस्टेंस आया था हमारे पास अभी 24 मीटर्स और बेटा अभी डिसेलरेशन आ गया हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं, सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट 1, स्टेट व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ द डिसेलरेशन आफ्टर द टाइम 6 सेकेंड्स। बेटा 6 सेकेंड्स के बाद डिसेलरेशन के साइज़ को या डिसेलरेशन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो बेटा, जस्ट आफ्टर द 6 सेकेंड्स, जस्ट आफ्टर द 6 सेकेंड्स आप लोगों के पास ये एक उतराई है। बात क्लियर हो रही है, दिस इज़ द उतराई। तो उतराई मीन्स क्या होता है, नेगेटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको पता है ना स्पीड टाइम ग्राफ का, बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम द 6 सेकेंड्स, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, फ्रॉम द 6 सेकेंड्स, बल्कि इसी जगह पे सोल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को साथ ही क्लियर हो। हम लिख सकते हैं बेटा इधर फ्रॉम द 6 seconds to 12 seconds acceleration is decreasing, acceleration is decreasing, इतना काफ़ी है, acceleration is decreasing। और कैसे डिक्रीज़ होगा बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है। और आपको एक चीज़ और भी पता है कि उतराई को हम नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव हमारी उतराई है, जैसे कि हमारा एक्सेलरेशन पहले भी, सॉरी डिसेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम द 6 seconds टिल 12 seconds एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग। डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस लाइन इज़ गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट हमने अभी कर लिया हुआ है। State what happens to the resultant force on the scatter after the time 6 seconds। बेटा आपको पता है ना कि just after the 6 seconds acceleration was decreasing। इसका मतलब ये हुआ कि state what happens to the resultant force। resultant force को क्या होगा बेटा, resultant force को क्या होगा, अब आपको पता है ना एक चीज़, हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ा हुआ है, ऐसे सपोज़ करो बेटा यहाँ पे वेट था किसी भी बॉडी का 10 न्यूटन और अपोजिंग फोर्स थी यहाँ पे सपोज़ कर लो 10 न्यूटन, तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी यहाँ पे 0 न्यूटन, ऐसे ही था ना। तो इसका मतलब ये होगा स्टेट व्हाट हैपन्स टू द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्कैटर आफ्टर द टाइम 6 सेकेंड्स। बेटा जितनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस या कोई भी अपोजिंग फोर्स होती है उतनी कम रिजल्टेंट फोर्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा इफ़ योर एक्सेलरेशन वाज डिक्रीजिंग फ्रॉम द 6 सेकेंड्स टिल द 12 सेकेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है आपकी वो भी डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
रिजल्टेंट फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज। और एक बात डायरेक्टली बेटा F इज इक्वल्स टू ma होता है ना, तो आपको एक चीज़ पता है, एक्सेलरेशन बेटा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो इफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग देन फोर्स इज डिक्रीजिंग। और कौन सी वाली फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया, वह 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद एक चीज़ देखिएगा, आपके पास आता है 0625, ये मई जून का वेरिएंट था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी काइनेमेटिक्स का, और इसको आप देख सकते हो। ए पार्ट 1 है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट हाउ अ स्केलर क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा कैसे डिफर है? सिंपल सी बात है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी जो है वेक्टर है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है? बिकॉज स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखना तो आप ये भी बात कर सकते हो कि स्पीड आपके पास क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ओनली, स्पीड नीड्स द मैग्नीट्यूड ओनली, बट वेलोसिटी नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद जनाब सेकंड पार्ट है हमारे पास, अंडरलाइन द टू बेटा अंडरलाइन द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द लिस्ट बिलो। आई एम सॉरी, विजिबल है, परफेक्ट। अंडरलाइन द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द लिस्ट बिलो। बेटा सिंपल सी बात है, जो अंडरलाइन द टू स्केलर, बेटा एनर्जी एंड वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद फोर्स वेक्टर है, इम्पल्स बेटा इम्पल्स होता है आपके पास चेंज इन मोमेंटम ना, तो इम्पल्स भी वेक्टर है बिकॉज मोमेंटम इज़ वेक्टर, और आपके पास मोमेंटम होता ही ये वेक्टर है बिकॉज मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू mv, मैस इनटू वेलोसिटी, तो इट्स आल्सो अ वेक्टर। टेम्परेचर बेटा आप लोगों के पास स्केलर है, सो वी हैव टू क्वांटिटीज, टेम्परेचर इज स्केलर एंड एनर्जी इज स्केलर। उसके बाद जनाब नेक्स्ट बी पार्ट है आप लोगों के पास, अ बोट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, अ बोट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। बेटा कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, और आपके पास एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो होगा, और आपके पास जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन नहीं बेटा, ये इन टर्म्स ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहा, सॉरी, नीचे ग्राफ गिवन है, पहले पढ़ लेते हैं। अ बोट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस बेटा, आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, आपने कांस्टेंट स्पीड बताना है। तो एक चीज़ सबको पता है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होती है? स्लोप बेटा आपकी स्पीड के इक्वल होती है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। इस वजह से कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है बेटा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि अगर आप लोग ग्राफ अपना ओरिजिन से स्टार्ट करो एंड इट्स सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। पता है क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि बेटा ये स्लोप कौन सी है आपके पास, चढ़ाई है तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म। सो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, इट मीन्स दैट पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्लोप का आंसर होगा बेटा वही स्पीड का आंसर होगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, सो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसने क्या बोला था, अ बोट इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एक बोट है जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है बेटा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब यही है। पता है क्या, कुछ बच्चे इस तरह भी सोच रहे होंगे कि सर ये आप हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है ना कांस्टेंट स्पीड, ये भी तो कांस्टेंट स्पीड हो सकती है ना। नो, क्योंकि बेटा डिस्टेंस की वैल्यू, अब आप सोचो डिस्टेंस की वैल्यू इस स्टार्ट वाले पॉइंट पे भी सेम है और डिस्टेंस की वैल्यू इस एंड वाले पॉइंट पे भी सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये तो ज़ीरो स्लोप होगी, तो ज़ीरो स्लोप मतलब ज़ीरो स्पीड तो नहीं है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अंडरलाइन द टू वेक्टर क्वांटिटीज़ इन द लिस्ट बिलो। बेटा दो वेक्टर क्वांटिटीज़ बताना है आपने, तो सिंपल सी बात है बेटा, एक फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और मैथ स्केलर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा नहीं, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, लाइट वाले चैप्टर में है, वैसे भी ये आपके पास जो वेक्टर नहीं है। उसके बाद जनाब मैथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इम्पल्स भी वेक्टर होता है, और फ्रीक्वेंसी बेटा पर सेकंड होता है, पर सेकंड,
ठीक है, ये वेव्स वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और जो आपके पास होता है एनर्जी, ये भी स्केलर है। तो आपके पास बेटा एक इम्पल्स वेक्टर है और एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद जनाब बी पार्ट रीड कीजिएगा, आकार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। बेटा आकार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एट 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकेंड्स। बेटा एक चीज़ देखिएगा, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि 2.2 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ अ कार इज़ चेंजिंग 2.2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। ये मतलब है इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बेटा मतलब क्या है कि 2.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या स्पीड इज़ चेंजिंग इन एवरी सेकेंड। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार एट द टाइम t0। बेटा देखो, सबसे पहले ना डाटा एक्सट्रैक्ट करो। आपके पास टाइम भी है 3 सेकेंड्स। बेटा आपके पास इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड 0। उसके बाद बेटा आपके पास एक्सेलरेशन भी गिवन है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात है, यू कैन यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और यू कैन यूज़ द एक्सेलरेशन वाला फार्मूला। सो वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा उसके बाद देखो, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे ये v हमने कैलकुलेट करना है। माइनस इनिशियल स्पीड तो बेटा 0 थी, सो डिवाइडेड बाय टाइम कितना था हमारे पास? 3 सेकेंड्स। और बेटा एक्सेलरेशन कितना था हमारे पास? 2.2। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू v। बेटा v का आंसर आ जाएगा आपके पास 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 6.6 मीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम पार्ट पे जा रहे हैं। एट द टाइम t इज़ इक्वल्स टू 3 seconds, it has traveled a distance of 9.9 meter. Calculate the average speed, बेटा average speed, ठीक है, of the car during the first 3 seconds of the journey। तो बेटा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होती है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज स्पीड होता है हमारे पास नॉर्मली तौर पे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है ना। और जनाब अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ इसने? जो 3 सेकेंड्स तक बेटा इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना था? 9.9 मीटर। तो 9.9 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था बेटा? 3। इसको भी आप सोल्व कर लो, 3 3 जार 9, 0.33 जार 9, ठीक है। तो सिंपल सा ये आंसर आ जाएगा। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, 9.9 डिवाइडेड बाई 3, जी बेटा 3.3 मीटर पर सेकेंड, 3.3 मीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर एवरेज स्पीड का। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ग्राफ है आप लोगों के पास। ऑन द फिगर 1.1 स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। ओके बेटा हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके बेटा इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है? देखो इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि ये सेकंड पार्ट के अंदर देखो कि ऑब्जेक्ट ने या गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसने बेटा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 9.9 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। ये प्रीवियस पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है बेटा, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए हमने बनाना है। और बेटा एक चीज़, क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई थी ना कि इनिशियली अ कार वाज एट रेस्ट, गाड़ी जो थी वो रेस्ट पे थी, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। एंड देन इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। बेटा क्या करती है? अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट की थी बेटा, फाइनल स्पीड थी 6.6 मीटर पर सेकेंड, ये जो भी हमने प्रीवियस पार्ट्स में कैलकुलेट किया। और बेटा कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही थी? 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही थी। और बेटा एक चीज़ सुन लें, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अ कार इज़ मूविंग विद 2.2 meter per second in every second. So a car is moving with 2 meter per second in every second. Similarly, a car is moving with
2.2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था अ कार इज़ मूविंग, अ कार इज़ एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेटा हर सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड में भी, सेकंड में भी, मतलब पहले सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी और तीसरे सेकंड्स में भी बेटा गाड़ी ने कितनी कितनी स्पीड अपनी इंक्रीज़ की, 2.2, 2.2, 2.2। बेटा इन तीनों स्पीड्स को अगर आप ऐड भी कर लोगे ना तो ये पता किसके इक्वल आता है, ये आएगा इक्वल 6.6 मीटर पर सेकंड के, जो कि गाड़ी की स्पीड इस पोजीशन पे थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउ कार is accelerating uniformly, equal change, equal increase in velocity in equal intervals of time। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है ना यूनिफॉर्मली, तो आपका ग्राफ बेटा ये वाला बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो उन्होंने डिस्टेंस बताया हुआ है, नहीं बेटा सॉरी, उन्होंने डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा हुआ है, आई एम सॉरी। अच्छा अब बेटा ये वाली बात क्लियर होगी ना आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अगर इस एवरेज स्पीड का आप ग्राफ बनाओ, अभी उन्होंने पूछा हमसे डिस्टेंस टाइम का हुआ है, लेकिन आप सपोज़ करो आप यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हो, तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ आप कैसे बनाओगे, स्पीड वाई एक्सिस पे ले लोगे, यहाँ पे टाइम आ गया। अब बेटा स्पीड कैसे बिहेव कर रही है इस गाड़ी की, स्पीड इज़ बिहेविंग यूनिफॉर्मली, मतलब द कार इज़ एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो सो स्पीड इज़ इंक्रीजिंग बाय 2.2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा इसका वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसी बात है ना बेटा, और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। डन, ये स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे नहीं गया जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैंने आप लोगों को क्लास में एक बात बताई थी ना कि कभी भी कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आ जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर आप लिखोगे बेटा स्पीड टाइम। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लिखोगे एक्सेलरेशन टाइम। ये क्लास में मैंने बताई नहीं है, ऑर्डर आपने यही वाला रखना है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर वेलोसिटी टाइम, फिर एक्सेलरेशन टाइम। तो बेटा अब आप देखो ये वाला जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये ऐसे है। अब आपने स्पीड टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। तो बेटा सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्पीड की वैल्यू। तो बेटा स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। ये देखो स्पीड की वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग, स्पीड की वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीड की वैल्यू थी, मैं ज़रा क्लियर करके बताता हूँ, ये ज़्यादा मैसअप हुआ है। देखो एक सेकंड बेटा, मैं अरेज करूँ उतने टाइम के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, एक सेकंड प्लीज़। जी बेटा डन। अच्छा अब एक चीज़ देखिएगा, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है ना, तो बेटा सबसे पहले अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट्स देखो, वीडियो रिवाइज करके भी, रिवर्स करके भी देख सकते हो। बेटा अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाए ना, ये जो भी गाड़ी का एक्सेलरेशन था स्पीड टाइम ग्राफ, तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ पता कैसे बन रहा था, ये स्ट्रेट लाइन बनना था। पता क्यों, क्योंकि बेटा द स्पीड ऑफ अ कार वाज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, 4.4 होगी, और बेटा कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। फिर बेटा गाड़ी की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, 6.6, कितने सेकंड्स में होगी, 3 सेकंड्स के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ बनना था। और बेटा अब उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ग्राफ बनाओ, स्पीड टाइम ग्राफ को बेटा आप कन्वर्ट करो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, जो एग्जामिनर ने आपको बोला हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बेटा देखो, हम जब भी स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जब भी बेटा हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हम स्पीड की क्या देखते हैं, वैल्यूज़ कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो बेटा स्पीड की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सर स्पीड की वैल्यू इज़ पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्पीड की वैल्यूज़ आर पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। इट मीन्स दैट जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। बेटा देखो स्पीड की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग,
स्पीड की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड से 2.2 हुई, 4.4 हुई, 6.6 हुई, मीन्स दैट स्पीड की वैल्यू इज़ पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा ना आपका, वो बनेगा आपका पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। जो यहाँ पे स्पीड की वैल्यूज़ होगी वही वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट में कन्वर्ट होगी। एक बात और बेटा, गाड़ी स्टार्ट पे रुकी हुई थी तो हमारा जो इनिशियल ग्रेडियंट है ना वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ऑलमोस्ट क्या होगा? ज़ीरो। इसका एक्चुअल ग्राफ मैं यहाँ पे बना के देता हूँ आपको। देखो बेटा, एक्चुअली होगा ऐसे, इनिशियली इधर से पास करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसे जाएगा बेटा, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपके पास 9.9 मीटर्स डिस्टेंस था। बात क्लियर होगी? ये क्लास पे मैंने पढ़ाया हुआ है। और बेटा इसका इनिशियल ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट पे गाड़ी जो थी वो रेस्ट पे थी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर 1.1 शोज़ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार। स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है बेटा। द मास ऑफ द कार इज़ 1200 kg। कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स ऑफ द मोशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। बेटा पहले 20 सेकेंड्स का ना डिस्टेंस बताना है हमने, तो इसमें कोई मुश्किल और बड़ी बात नहीं है, आता है आपको, लेकिन अभी हम सोल्व करते हैं एक साथ ही। बेटा ये 20 सेकेंड्स हैं आपके, 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। बेटा ये दिस वन ऑलमोस्ट ये आ रहा है, ये वाली चीज़ आ रही है आपके पास, और ये वाई एक्सिस की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, दिस वन। अब बेटा वाई एक्सिस पे वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो बेटा नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि कोई सी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ आप लो, उनका डिफरेंस लो, कोई सी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का आप डिफरेंस लो। बेटा 15 में से 10 को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन 15 एंड 10। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 10 बॉक्सेस। तो बेटा 15 में से 10 माइनस कर दो, 5 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। मीन्स दैट बेटा वाई एक्सिस के अलोंग जो एक ये छोटा बॉक्स है आपका, वो किसके इक्वल है? 0.5 के इक्वल है। तो अब आप काउंट कर सकते हो, इट्स सपोज टू बी 10.5 11 11.5 12 12.5 13। बेटा ये चीज़ आपके पास 13 मीटर पर सेकेंड आ रही है स्पीड। तो बेटा अब आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हो ना यहाँ पे। तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस। बेटा बेस कितनी है? 20 माइनस 0, यू विल गेट 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी आ रही है ट्राइंगल की? बेटा 13। तो इसे ज़रा सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 13। बेटा 130 मीटर्स हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ना बेटा, वो 130 मीटर्स आ रहा है। 130 मीटर्स, 130 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 130 मीटर्स। एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द कार पूछ रहे हैं, तो ये देखो 20 सेकेंड्स का ही पूछ रहा है, ये उसी का पार्ट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैसे आएगा? बेटा सिंपल, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो। ग्रेडियंट अब फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बेटा आप फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग x1 y1, जिसको मर्जी पहले x1 y1 बोल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेटा इसको आप बोल दो, ओरिजिन को आप बोल दो x2 y2। और आप सबको पता है कि बेटा ये जो ओरिजिन पे x भी 0 है और y भी 0 है, और इधर आपके पास x1 क्या था? 20, और बेटा y1 क्या था आपके पास? 13। तो बेटा सिंपल सी बात ये है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपके पास बेटा आंसर आएगा -13 डिवाइडेड बाय -20, ठीक है। और माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू हैव कैलकुलेटेड 13 डिवाइडेड बाय 20, बेटा यू विल गेट 0.65। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा बेटा 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं पार्ट 2 का आंसर। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है बेटा 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा बताना है हमें रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। रिजल्टेंट फोर्स बेटा हमने कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी और इतनी आसान बात है। बेटा रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होता है? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
और बेटा रिजल्टेंट फोर्स के लिए वी नीड अ मैस, तो बेटा ये मैस आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। मैस कितना गिवन है आपको 1200, तो बेटा 1200 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 0.65, सो कैलकुलेट करते हैं 1200 और 1200 मल्टीप्लाई 0.65, बेटा यू विल गेट 1200 मल्टीप्लाई 0.65, बेटा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 780 न्यूटन। तो बेटा आई थिंक मार्किंग की मैंने इसका आंसर पता नहीं 790 था इस तरह से, तो प्लस माइनस राउंडिंग ऑफ की वजह से हो सकता है, ठीक है, अदर देन दैट कि मैं कोई रैंडम एरर नहीं कर रहा यहाँ पे। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट उसने पूछा है बी पार्ट के अंदर जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार इन द पीरियड ऑफ द टाइम फ्रॉम 25 सेकेंड्स टिल 40 सेकेंड्स। तो बेटा ग्राफ अब आप देख लो, ग्राफ देखो अब 25 सेकेंड्स इसके कहाँ पे होंगे बेटा, 1 2 3 4 5, बेटा आलमोस्ट आपके पास 25 सेकेंड्स ये वाले बन रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल बॉक्स आपका 1 के इक्वल था, तो आलमोस्ट आपका जो 25 सेकेंड है इधर ही बन रहा है। कैलकुलेट कर भी लेते हैं, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, बेटा ये 10 एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा एक स्मॉल बॉक्स आपका 1 के इक्वल है, ठीक है। तो बेटा अब आप देख लो ये 25 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड्स तक ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर ग्राफ क्या कर रहा है, इसके अंदर ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन ना, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो दिस लाइन इज़ गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग बट स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। बेटा देखो स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, स्पीड की वैल्यू बेटा वाई एक्सिस पे देखो, स्पीड की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 15 या 20 मीटर 15 या 17 मीटर पर सेकेंड से 20 पे जा रही है ना। स्पीड की वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो द स्लोप इज़ पॉजिटिव डिक्रीजिंग सो एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव डिक्रीजिंग, लेकिन द मोस्ट फॉर्मल वर्ड्स ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, द रिजल्टेंट फोर्स बिगिंस टू एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट, state the ways in which the force may change the motion of the object. Okay, बेटा यहाँ पे एक चीज़ है, an object is moving in a straight line at a constant speed. बेटा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अ रिजल्टेंट फोर्स बिगिंस टू एक्ट, और क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करना शुरू कर देती है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आगे पूछ क्या रहा है वो, स्टेट द वेज इन विच द फोर्स में चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब आप ऐसे सोचो कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, ज़रा अच्छे तरीके से सोच लें, आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन 0, रिजल्टेंट फोर्स 0। इसका मतलब ये था कि जब तक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था उसका एक्सेलरेशन क्या था 0, और उस पर रिजल्टेंट फोर्स भी क्या थी 0। तो हुआ क्या, अ रिजल्टेंट फोर्स बिगिंस टू एक्ट, और फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम रिजल्टेंट फोर्स ने उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया। और बेटा एक और हिंट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्टेट द वेज इन विच द फोर्स में चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा रिजल्टेंट फोर्स ने एक्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था ना आपका वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करे और अगर हम उस पर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स लगा दें, और रिजल्टेंट फोर्स देखो क्या करे, रिजल्टेंट फोर्स विल चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
विल चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन में जाते जाते हमने उस पर फोर्स लगाई एंड दिस ट्रॉली विल कंटिन्यू टू मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड बट इट इज़ इन अ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, आप उस पर फोर्स अप्लाई करो और उसको सर्कुलर मोशन में ले आओ। और बेटा जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो देयर इज़ ओनली वन इनवर्ड फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, हमने उस पर फोर्स लगाई और उस पर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की और उसको हमने सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू कर दिया। जब रिजल्टेंट फोर्स हमने उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स दी तो ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद द सेम कांस्टेंट स्पीड। आपको एक बात पता है ना, अगर सपोज करो ये गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, उसके बाद आप गाड़ी पे फोर्स लगाते हो एंड दिस कार इज़ इन सर्कुलर मोशन एंड बेटा दिस कार इज़ इन सर्कुलर मोशन, तो होगा क्या बेटा, इस गाड़ी की स्पीड ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी और डी के ऊपर भी इस गाड़ी की स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड इज़ कांस्टेंट। बट बेटा अगर आप बी पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो जो डायरेक्शन टेंजेंट की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की। बेटा सी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, जो डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट की होगी वही वेलोसिटी की होगी। इसका मतलब ये होगा व्हेन वी अप्लाई द रिजल्टेंट फोर्स ऑन that object which was moving in a straight line at a constant speed, then still after applying the resultant force this object will have the same constant speed but different direction because by applying the resultant force its direction of motion is also changing। ओके ये आंसर है इसका, जितना मैंने बोला एज इट इज़ ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद बेटा बी पार्ट है आपका, स्टेट वन अदर इफेक्ट अ फोर्स वुड हैव ऑन द ऑब्जेक्ट। बेटा फोर्स किसी भी चीज़ का मास तो नहीं चेंज कर सकती ना। स्टेट वन अदर इफेक्ट अ फोर्स कुड हैव ऑन द ऑब्जेक्ट। बेटा फोर्स किसी भी चीज़ का मास तो चेंज नहीं कर सकती। स्पीड वेलोसिटी वाली बात हमने कर ली। यस फोर्स बेटा किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करवा सकती है, पता है। फोर्स स्टेट वन अदर इफेक्ट अ फोर्स कुड हैव ऑन द ऑब्जेक्ट। यस a force can accelerate or decelerate the object। बात क्लियर होगी यहाँ तक। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास। बेटा ये वाला पार्ट था ना, ए पार्ट, अगर किसी को नहीं समझ आया बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा किसी और कॉन्सेप्ट से, मतलब किसी और उससे सीक्वेंस से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा सी पार्ट देखिएगा आप लोग। सी पार्ट है आप लोगों के पास, द मैस ऑफ अ कार इज़ दिस। बेटा मैस गिवन है 1400 kg, ठीक है। डाटा सबसे पहले सेपरेट किया करो। अ कार इनिशियली एट रेस्ट पे थी, तो बेटा इसकी स्पीड क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा इज़ मूव्ड अलोंग अ रोड बाय अ रिजल्टेंट फोर्स। बेटा रिजल्टेंट फोर्स भी गिवन है आप लोगों के पास, कितनी, 3500 न्यूटन। करना क्या हमने, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। बेटा सिंपल सी बात है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आएगा अब आपके पास, एक्सेलरेशन यस बेटा स्पीड भी गिवन है, देखो 30 मीटर पर सेकेंड, काम ख़त्म। स्पीड भी गिवन है, ये जो कि आपके फाइनल स्पीड होगी। अब बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है आपके पास 30, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो स्पीड 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था आपके पास, टाइम बेटा टाइम नहीं गिवन, हाँ टाइम नहीं गिवन, हमने एक्सेलरेशन निकालना है। बेटा मैस जो गिवन है, सॉरी, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं। बेटा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस कितना गिवन है 1400 और बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितनी गिवन है 3500 और मल्टीप्लाई बाय ए। बेटा नाउ यू हैव 3500 डिवाइडेड बाय 1400, सो आपका आंसर होगा 33500 डिवाइडेड बाय 1400। बेटा यू विल गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू का आ गया आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जनाब देखिए कैलकुलेट द टाइम। यस
बेटा टाइम कैलकुलेट करना है आपने, तो बेटा दोबारा यहाँ पे आप यूज़ कर लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन आ गया ना आपके पास, एक्सेलरेशन अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 2.5, वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा अब क्या होगा, टाइम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू टाइम। तो बेटा 30 डिवाइडेड बाय 2.5 यू विल गेट 12 सेकेंड्स। तो बेटा यहाँ पे आपके पास टाइम आ जाएगा 12 सेकेंड्स टाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट देखिएगा, स्टेट द नेम ऑफ अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द कार। बेटा क्या चीज़ है जो मोशन ऑफ कार को अपोज करती है? सर अगर तो रफ रोड हो तो फ्रिक्शन जो है वो अपोज कर सकती है ना मोशन ऑफ अ कार को। सर लेकिन अगर रफ रोड ना हो तो बेटा फिर आपके पास ड्रैग फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डी, ड्रैग फोर्स होती है, और एयर रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस। और आप सबको पता है स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। बेटा ये बात, अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इसका मतलब ये है इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द मास ऑफ द ट्रक इज 2.0 into 10⁴ kg, द स्पीड ऑफ द ट्रक इंक्रीजेज फ्रॉम ब्रेस्ट to 12 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। बेटा एक आप लोगों के पास ट्रक है, ये ट्रक पहले रुका हुआ है। अगर बेटा ये वाला ट्रक रुका हुआ है ना, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी यहाँ पे 0, ठीक है। और बेटा ये कितने टाइम में इसकी स्पीड 30 सेकेंड्स में, बेटा इसकी स्पीड 30 सेकेंड्स के अंदर कितनी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड। उसके बाद बेटा करना क्या आपने, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। बेटा डिस्टेंस ट्रेवल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यू नो ना, एस इज़ इक्वल्स टू वी टी। एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, वी आपके पास एवरेज वेलोसिटी होता है, ओ टी आपके पास टाइम होता है। तो बेटा आपने डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। वी का मतलब होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी, यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो बेटा सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस फाइनल वेलोसिटी आपके पास 12 थी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम बेटा आपके पास 30 सेकेंड्स था, तो यू विल गेट 2 1 2 6 6 मल्टीप्लाई बाई 30, सो यू विल गेट 6 3 18, 180 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय अ कार। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना था आपके पास 2 × 10⁴ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, बेटा कितना था एक्सेलरेशन बेटा नहीं है हमारे पास, एक्सेलरेशन जनाब हमारे पास नहीं है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फर्स्ट। तो बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी 12 थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 30, सो यू हैव 12 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू, कर लेते हैं इसको, 12 डिवाइडेड बाय 30 बेटा 0.4, आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो 0.4। तो बेटा अब आप पता क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले 0.4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2, सो यू विल गेट 0.8। आपका आंसर आएगा बेटा 0.8 मल्टीप्लाई 10⁴, ये वाला जो 10⁴ था। उसके बाद बेटा इसको अगर आप करेक्ट फॉर्मेशन में लिखो तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे इस डेसिमल को शिफ्ट करा दो इस तरफ, तो आप लिखोगे 8.0 × 10⁻³ बेटा जब आप 8 × 10⁻³ करोगे, ऐसे भी आंसर आपका ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 8000 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा क्या लिखा हुआ है, टू मेंटेन the uniform acceleration the forward force on the truck must change, explain why। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मेंटेन रखने के लिए पता क्या चीज़ ज़रूरी होती है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आपको एक चीज़ पता है कि जब वेलोसिटी ऑफ अ कार इज़ इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो बेटा वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, एक ही बात है ना। तो अगर बेटा वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज होगी तो आपको पता है स्पीड एंड एयर रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी या स्पीड होगी उतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी। और बेटा अगर उतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी तो हमें फॉरवर्ड फोर्स को और ज़्यादा करना चाहिए टू मेंटेन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास एक ट्रक था, ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा था राइट साइड पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी बेटा उतनी ज़्यादा ओपोजिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, बिकॉज वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। सो अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है बेटा तो एयर रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो रही है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको फॉरवर्ड फोर्स आपकी जो ट्रक की फॉरवर्ड फोर्स है उसको भी ज़्यादा होना चाहिए, जो इस एयर रेजिस्टेंस को इतना बैलेंस कर ले कि दिस ट्रक विल कंटिन्यू विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यही बात सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। टू मेंशन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द ट्रक मस्ट चेंज। येस इट विल मस्ट चेंज एंड फॉरवर्ड फोर्स विल मस्ट इंक्रीज। येस इट विल चेंज। Yes, it will change and it must be greater as compared to before. Yes, it will change and it must be greater as compared to the previous one. एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। मतलब ये कि बेटा इसकी जितनी भी फॉरवर्ड फोर्स पहले थी ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एज़ वी नो बेटा, एज़ वी नो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फिगर 1.1 शोज़ द एक्सिस यूज टू प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर। बेटा पहला ग्राफ आपने ये वाला ड्रॉ करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर आपने बनाना है मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, लेबलिंग द ग्राफ ए। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? स्पीड के इक्वल होती है। तो स्पीड यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बेटा यहाँ पे आप कौन से वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे? ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट जाएगा। सो ये क्या होगा आपके पास? ए, बिकॉज चढ़ाई है तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म। सो बेटा पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड है, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग। येस, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यू आर राइट, बट स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग। स्पीड का आंसर सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ द ग्राफ नंबर ए। बेटा बी पार्ट है आपके पास, मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, लेबलिंग द ग्राफ बी। मूविंग विद बेटा डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। बेटा मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब यही है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप इज़ गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप ये भी ग्राफ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहीं से ग्राफ स्टार्ट कर लो ओरिजिन से और आप ग्राफ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले स्पीड ज़्यादा हुई, ज़्यादा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट इसका ज़ीरो हो रहा है। तो आप देख सकते हो इस पैच के ऊपर आके इसकी स्लोप ज़ीरो है। तो बेटा ये आपका कौन सा ग्राफ होगा? बी वाला होगा। स्पीड इज़ पॉजिटिवली डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है आपके पास। फिगर 1.2 shows the axis used to plot the speed time graphs. Speed time graph. Draw graphs for an object that is moving with constant acceleration. जी बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है बेटा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और लेबलिंग विद एस। तो बेटा आप सबको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो बेटा ये चढ़ाई है तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म। सो बेटा पॉजिटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये वाले आपकी एक्सेलरेशन की कर्व बनेगी और इसको आप एस से लेबल कर सकते हो, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद जनाब सेकंड पार्ट है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से तो वो ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, इनिशियली ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऑलमोस्ट थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, मैं दोबारा बना देता हूँ, ऐसे ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट ऐसा। तो इस ग्राफ को दिस लाइन इज़ गेटिंग पैरेलल टू स्पीड एक्सेस, तो इसको हम टी से लेबल कर देंगे, बस सिंपल सी बात थी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेन इज़ एट रेस्ट। बेटा एक प्लेन है जो रेस्ट पे है, अ प्लेन इज़ एट रेस्ट ऑन एन एयरपोर्ट रनवे, द ब्रेक्स ऑफ द प्लेन आर रिलीज्ड and the engine of the plane provides a constant accelerating force, okay, using the following data calculate the takeoff speed। बेटा हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 0। उसके बाद बेटा कांस्टेंट फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स आपके पास है 56,000 न्यूटन, मास आपके पास ये है, टाइम आपके पास ये है, स्पीड निकालनी है। बेटा स्पीड निकालने के लिए ना आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, अगर सपोज़ करो एरोप्लेन आपके पास ऐसे है, इट्स एन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, तो उसने लिखा हुआ है देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होगा अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है देन देयर इज़ नो अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है ना, इस तरह मूव कर रहा है, इस पे फॉरवर्ड फोर्स कितनी है, फॉरवर्ड फोर्स इस पे होगी 56,000 न्यूटन, बिकॉज बैकवर्ड फोर्स आपके पास एयर रेजिस्टेंस थी, होती है एयर रेजिस्टेंस, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ है देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। सो जो आपकी फॉरवर्ड फोर्स होगी बेटा इस केस में वही आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, बिकॉज देयर इज़ नो अपोजिंग फोर्स विच विल बैलेंस द या विच विल ओपोज द फॉरवर्ड फोर्स। यहाँ पे इस एरोप्लेन पे लगी एक फोर्स रही है जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो ये वाला फॉरवर्ड आपका रिजल्टेंट के इक्वल होगा, रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। सो बेटा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है आपके पास 56,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना है आपके पास बेटा 16,000 kg इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 56,000 डिवाइडेड बाय 16,000 यू विल गेट 3.5। तो बेटा एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब बेटा सिंपल सी बात है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने तो स्पीड निकालना था ना, तो अब बेटा स्पीड आ जाएगा आपके पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो बेटा डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना था इसका 16 सेकेंड्स गिवन बाय द एग्जामिनर, एक्सेलरेशन ये है। उसके बाद बेटा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और बेटा एक्सेलरेशन कितना आया हुआ है आपके पास 3.5। सो बेटा 16 मल्टीप्लाई 3.5 यू विल गेट 56 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा कितनी स्पीड आ जाएगी आपके पास 56 मीटर पर सेकेंड इज़ योर स्पीड। सो बेटा ये जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे 0625 के, और बेटा ये मई जून, और बेटा ये अक्टूबर नवंबर था, और प्लस फेब मार्च का पेपर भी था। जितने भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस 2017 में आए हुए हैं ये सारे के सारे आज हमने डिस्कस कर लिए। किसी और वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं 2018, 2019, 2020, 21 वाले डिस्कस कर लूँगा। और इस पार्ट में अगर किसी को मसला हुआ तो प्लीज़ बता दीजिएगा, अब मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूँगा, किसी और सीक्वेंस से बता दूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।